लॉर्ड फेडरल राइकवे ने कहा, जो वहाँ के बहुत विद्वान थे, प्रोफेसर थे, कि जेपी एक ऐसे विश्व नागरिक हैं जिनकी रुचि जनता के कामों में है और वो एक विश्व नागरिक है। उस समय उन्हें फलों के बगीचों में काम किया, उन्होंने जूता पॉलिश तक का काम किया, वेटर का काम किया रेस्टोरेंट में, तब अपना खर्चा निकाल कर पढ़ाई पूरा की। ये बहुत बड़ी बात है। धारा और उनके जो स्टडी सेंटर में आप लोग करते हैं, तो आप लोग इसमें कितने मेंबर्स ऑल ओवर इंडिया होंगे? हमारे मेंबर लगभग 10,000 के लगभग हैं। तब उनको खबर मिली कि किसी नक्सलाइट ने उनके दोस्त को किसी की हत्या कर दी। उससे बहुत व्यथित होकर जयप्रकाश जी मुजफ्फरपुर पहुंचे और वहाँ पर मार्क्सवादियों को और नक्सलाइट लोगों को प्रेरित किया कि भाई आप हथियार को रख दो, और नतीजा उनमें संवाद हुआ और नहीं बहुत लोग उनसे प्रभावित होकर उसको रास्ता, हिंसा का रास्ता छोड़ दिए। कुल देखिए, एस्पिरिचुअलिटी बिना कहीं कोई रास्ता नहीं है, चाहे वो गांधी हो, चाहे विवेकानंद हो या जयप्रकाश नारायण हो, सब लोग अध्यात्म प्रति आस्था रखते हैं। मैं आज के नौजवानों से ये कहता हूँ कि नए युग की जिन्हें तलाश, उनका साथी जयप्रकाश और जेपी का अंतिम संदेश, युवक बचाए अपना देश। और जिस ओर जवानी चलती उस ओर जमाना चलता है। जयप्रकाश जी ने कहा था, जहाँ जहाँ जुल्मों का दौर, बोल जवानों हल्ला बोल। जयप्रकाश जी को कहा गया कि आप जयप्रकाश जी असफल हो गए, तो जेपी ने एक जीवन में अपने जेल में, जब जेल में नजरबंद थे चंडीगढ़ जेल में, तो उन्हें कविता लिखी थी कि जीवन असफलताओं से भरा है, सफलताएं जब कभी आई निकट, मैंने दूर ठेला उन्हें निज मार्ग से, और सफलता और विफलता की परिभाषाएं भिन्न मेरी। बरसों पूछो इतिहास से क्या नहीं बन सकता मैं प्रधानमंत्री क्या, लेकिन मेरे पथ कुछ अलग थे, पथ त्याग के, पथ सेवा के, पथ संघर्ष के, पथ संपूर्ण क्रांति के, और जग जिन्हें कहता विफलता थी शोध की मुझे नहीं। नमस्कार, प्रभा चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे संग स्टूडियो में मौजूद हैं अभय सिन्हा जी। सर, आप आए, हमें बहुत खुशी है, और आप ही अपने मुख से हमारे दर्शकों को बताइए आपकी संस्था का नाम और आपकी पोजीशन, और आप लोग कितने बड़े काम कर रहे हैं। जी, आपको नमस्कार। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारी संस्था लोकनायक जयप्रकाश अंतर्राष्ट्रीय अध्ययन विकास केंद्र का मैं राष्ट्रीय महासचिव हूँ। और सबसे पहले तो प्रभा चैनल को, दर्शकों को मेरा स्वागत, अभिनंदन। और जहाँ तक बात है कि हमारी संस्था का जो निर्माण हुआ था सन 2000 में हुआ था। सर, ये जो लोक नायक जयप्रकाश स्टडी सेंटर, जो इंटरनेशनल स्टडी सेंटर, तो यहाँ आप लोग स्टडी करते हैं या रिसर्च करते हैं, तो सब कुछ लोकनायक जयप्रकाश नारायण के ऊपर ही हैं? जी बिल्कुल बिल्कुल। लोकनायक जयप्रकाश नारायण के जो विचार थे, उनके जो सामयिक संदर्भ में उनकी बातें हैं, और खास करके जो उनके जो कलेक्टिव वर्क्स हैं, उनके ऊपर मैं काम करता हूँ। उन्होंने जो जयप्रकाश नारायण ने सबसे पहले तो उनकी जो, थोड़ा सा मैं जाना चाहूँगा पीछे, उनका जीवन दर्शन बहुत ही अलग ढंग का है। और अन्य नेताओं के पीछे उन्होंने जो अपना जीवन दिया है, सबसे बड़ी बात है वो सत्ता के प्रति कभी लालायित नहीं रहे, सत्ता से दूर रह, निकट रहकर भी सत्ता में नहीं आए, सत्ता उनको उन्होंने नियंत्रण नहीं लिया। ये सबसे बड़ी बात उनकी है, को बिना किसी पद पर रहते हुए जो उनकी अपनी पूरे भारत में इमेज बनी। सबसे पहला तो उस भारत के स्वतंत्रता संग्राम के नायक थे। 1942 का जो अगस्त क्रांति हुआ था, क्विट इंडिया मूवमेंट, जिसे महात्मा गांधी ने शुरू किया था, उसके अगस्त क्रांति के नायक थे जयप्रकाश नारायण। और उनके साथ जो लोग थे, उनके साथ अच्युत प्रवर्धन, मीनू अशानी, अशोक मेहता, यूसुफ मेहर, कमला देवी चट्टोपाध्याय, अरुणा अशरफ अली, SM जोशी, ऐसे बड़े लोग थे जिन्होंने समाज को बदलने का काम किया, समाज में परिवर्तन लाने का काम किया। और उनकी जो टीम थी, भारत के स्वतंत्रता संग्राम, उनकी अपनी एक अलग पहचान रही। यही कारण था कि जब राष्ट्रकवि दिनकर, जो बहुत बड़े राष्ट्रकवि थे, पटना में एक सभा हुई थी 1946 में, लाहौर किले से मुक्त हुए थे जयप्रकाश नारायण लोहिया जी। तब जयप्रकाश जी का स्वागत हुआ था पटना के गांधी मैदान में, जब ना टीवी था, ना अखबार थी, ना मीडिया के माध्यम थे। 1 लाख लोग एकत्रित थे, और उस 1 लाख लोगों में जयप्रकाश जी के प्रति जो आदर भाव हुआ, वह मैं थोड़ा कविता के रूप में रखना चाहता हूँ। राष्ट्रकवि दिनकर ने कहा
कि झंझा सोई तूफान रुका, प्लावन जा रहा कगारों में, अब भी जीवित है किंतु तेज तेरे हुकारों में, 2 दिन पर्वत का मूल हिला, प्रत्तर सिंधु का ज्वार गया, पर देखते उसको हाथ में एक नई तलवार गया। सेनानी करो प्रयाण अब है, भावी इतिहास तुम्हारा है, ये नखत अमा के बुस्ते सारा आकाश तुम्हारा है। फिर उन्होंने लिखा है जयप्रकाश वह नाम जिसे इतिहास समादर देता है, बढ़कर जिसके पद चिन्हों को उड़ पर अंकित कर लेता है जयप्रकाश नाम सबै के करवट का अंगड़ाई का, तूफान बवंडर से दावों से भरी हुई तरुणाई का। इतनी लंबी कविता है, बहुत और वो खूबसूरत बहुत था। बहुत उसकी अनुगूंज पूरे भारत में सुनाई पड़ी। क्योंकि 1942 का जो अगस्त क्रांति था, जब क्विट इंडिया मूवमेंट में उन्होंने भाग लिया था, तो क्रांति के पुजारी थे, बाद में शांति के पुजारी बने। दूसरी बात, जब जयप्रकाश जी महात्मा गांधी के संपर्क में आते हैं, उसके पहले बिहार जब गांधी जी चंपारण आंदोलन में आते हैं, उनके साथ 2 व्यक्ति आते हैं। एक व्यक्ति हैं मजरूल हक, जो बहुत बड़े पटना के जमींदार फैमिली से थे, और दूसरे थे राजेंद्र बाबू। राजेंद्र बाबू जो भारत के राष्ट्रपति बने, सरलता और सादगी के प्रतीक थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। और ब्रजकिशोर बाबू। ब्रजकिशोर बाबू मैं बता दूं जयप्रकाश नारायण जी के ससुर थे, जिनकी बेटी थी प्रभावती और विद्यावती, 2 बेटियां थी उनकी। प्रभावती से जयप्रकाश की शादी हुई। और एक प्रसंग मैं बता दूं, जेपी कैसे आध्यात्मिक और मुड़े, ये मैं कहना चाहता हूँ। प्रभावती की शादी, जयप्रकाश की शादी हुई थी, उसमें 16 साल के जयप्रकाश जी थे और 13 साल की प्रभावती थी। तो उनकी जब शादी हुई तो जेपी घर लेके आए अपने, सीताबदियारा उनका गाँव था। उस सीताबदियारा की भी बहुत बड़ी अपनी कहानी है, जिसको वहाँ के राम लक्ष्मणीपुरी ने लिखा है, नदियाँ बोली थी, 2 नदियाँ आपस में चर्चा करते, एक ऐसा व्यक्ति जन्म लेने वाला, जैसे ईसा मसीह की तरह वो कहानी। वो भी एक अलग पार्ट है, मैं थोड़ा सा उसमें नहीं जाना चाहूँगा, मैं सिर्फ यही रखना चाहता हूँ जेपी के संदर्भ में। तो शादी हो गई, शादी के बाद वो अमेरिका पढ़ने के लिए चले जाते हैं भोला दत्त पंत के साथ। अमेरिका में उन्होंने केमिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की, फिर समाजशास्त्र से MA किया और 2-3 यूनिवर्सिटियों में काम किया। और सबसे बड़ी बात है कि ऐसे लोग जो आज के विद्यार्थियों के लिए बहुत बड़ी बात है, उस समय पढ़ने के लिए जाना अमेरिका बहुत खर्चीला जगह था, उसमें उन्होंने टफ भी था जाना, बहुत आसान नहीं था। वो पानी के जहाज से गए और अमेरिका पहुंचे, वहाँ जाकर उन्हें शिक्षा अध्ययन किया। और सबसे बड़ी बात है, उसके बारे में लॉर्ड फ्रेनर ब्राइकवे ने कहा, जो वहाँ के बहुत विद्वान थे, प्रोफेसर थे, कि जेपी एक ऐसे विश्व नागरिक हैं जिनकी रुचि जनता के कामों में है, और वो एक विश्व नागरिक है। उस समय की बात बता रहा हूँ, जब जेपी अमेरिका में पढ़ रहे थे, 1921 से लेकर 1929 तक अमेरिका में रहे। और ये बहुत बड़ी विद्यार्थियों के सबब की बात है कि जो वहाँ पढ़ाई कर रहे थे, उन्हें फलों के बगीचों में काम किया, उन्होंने जूता पॉलिश तक का काम किया, वेटर का काम किया रेस्टोरेंट में, तब अपना खर्चा निकाल कर पढ़ाई पूरा की। ये बहुत बड़ी बात है आज के विद्यार्थियों के लिए, अनुकरणीय है। उसके बाद पढ़ के जब लौटे तो बहुत बड़ी, काफ़ी बड़ी बात थी। पटना में फिर उन्होंने भाग लिया आंदोलन में। और जब जयप्रकाश जी वहाँ आए, शादीशुदा थे, तब जयप्रकाश जी को गांधी जी ने चिट्ठी लिखी कि प्रभात, एक दिन क्या हुआ, एक वाकया है कि गांधी जी का जन्मदिन था और गांधी जी ब्रह्मचर्य व्रत की ओर उनको मानते थे। प्रभा जी ने अचानक गांधी जी के जन्मदिन के दिन गांधी से मिली और कहा, बापू मैं ब्रह्मचर्य व्रत धारण करना चाहती हूँ। उनसे प्रभावित हो गई। तो बापू ने कहा, रे ये क्या कर रही हो, तुम तो शादीशुदा हो, जयप्रकाश जी तो अमेरिका पढ़ रहे हैं। तो उन्होंने कहा, नहीं, मैंने जो संकल्प कर लिया वो करूँगा पूरा। और नतीजा क्या हुआ कि जब उन्होंने कह दिया तो जेपी जब आए और महात्मा गांधी से मिले, महात्मा गांधी ने उनका दामाद का स्वागत किया। चूँकि महात्मा गांधी और उनकी पत्नी बा उनको अपनी बेटी की तरह मानती थी, मानस पुत्री बना ली, ब्रजकिशोर बाबू से मांग के मानस पुत्री बना ली। और वो आश्रम में रखती थी, बापू उनको सिखाते थे, पढ़ाना सिखाते थे, अंग्रेजी सिखाई प्रभावती जी को। प्रभावती जी उसमें महिला सशक्तिकरण की जो आज बात करते हैं, वो महिला सशक्तिकरण की प्रथम ऐसी महिला थी जिन्होंने महिलाओं को लिए प्रेरित किया। बाद में उन्हें महिला चरखा समिति की स्थापना की, जिसके पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रपति थे उसमें। तो मैं थोड़ा सा उसी क्रम में जाना चाहूँगा। उसके कारण से जयप्रकाश शांति के प्रतीक जो वो बन गए हैं, कि इसी ये सभी कारण था। तो उनका थोड़ा जेपी का भी थोड़ा आध्यात्मिक और झुकाव हुआ। और उन्हें कहा जब उनके साथ दादा धर्माधिकारी, सिद्धराज ढड्ढा, ठाकुरदास बंग, ऐसे लोग थे जो बहुत ही प्रेरक व्यक्तित्व था उनका।
विनोबा भावे के संपर्क में थे। सर्वोदय का नाम सुना, जो गांधीवादी विचारधारा में पोचमपल्ली में आंदोलन हुआ तो उसमें सारे लोग जुड़े हुए थे। और सर्व सेवा संघ का एक नियम था कि सर्व सेवा संघ के जो फैसला होता था सबके सहमति से होता था, लेकिन ये फैसला तब टूटा जब जयप्रकाश जी ने 1974 का आंदोलन छोड़ा। वो अलग प्रसंग है, मैं थोड़ा सा पढ़ना चाहूँगा। तो उस कारण से आपके दादा धर्माधिरी लिखते हैं कि जेपी ने अध्यात्म का रास्ता चुन लिया और उन्होंने कहा कि यदि प्रभा ने व्रत ले लिया तो मैं इसको जीवन भर निभाऊंगा, और उन्होंने जीवन भर निभाया। ऐसा उदाहरण बिरले मिलता है। ये उदाहरण मिलता है आपको रामकृष्ण परमहंस उनकी पत्नी का, जी, जो भाई बहन की तरह रहे। उस तरह जयप्रकाश जी भी भाई बहन की तरह रहे, शादीशुदा होते हुए। रामकृष्ण परमहंस देव शारदा माता जी को जी पूजा करते थे। मैंने कहने मतलब है कि उनको बिल्कुल आध्यात्म को मतलब वो जो जिसके शिष्य नरेंद्र जी हुए, विवेकानंद जी हुए, सबको पता है। तो ये प्रसंग था। उसके बाद जयप्रकाश जी फिर भारत लौटते हैं और उनकी भाषण सुनते हैं मौलाना आज़ाद की। मौलाना आज़ाद इसके पीछे ना मतलब एक अंडरस्टैंडिंग है, जो पत्नी को पूजा करते हैं और पत्नी को पूजा किए हैं। मतलब पत्नी कोई भोग्य वस्तु ऐसे नहीं है। विद्या नारी का जो है ना स्वभाव है, या जो हमको समझना चाहिए कि नारी कोई, आजकल नारी के साथ जो हो रहा है जी, ऐसे महान व्यक्ति ये सब जानते थे। इसीलिए वो अपनी जो धर्म पत्नी, उनको वो जैसे भी रास्ता प्रभा जी ने चुना, जैसे उसमें जेपी जी ने उसका पालन किया। हाँ, ये आज के दिन में संभव नहीं है। और आपस में इतना प्रेम था, आपस में इतनी सहिष्णुता थी कि आपस में कहीं कोई विवाद नहीं था। और जयप्रकाश जी क्रांति के पुजारी थे, इससे उनको परहेज नहीं था। और महात्मा गांधी की अनुयायी थी, वो शांति की पुजारी थी। बाद में जेपी प्रभावित होकर बाद में उन्होंने गांधी का रास्ता अपनाया। ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। और गांधी तो अध्यात्म के पुजारी थे, गांधी तो अध्यात्म की बात करते थे। उनके विचार धारा और उनके जो स्टडी सेंटर में आप लोग करते हैं, तो आप लोग इसमें कितने मेंबर्स ऑल ओवर इंडिया होंगे? हमारे मेंबर लगभग 10,000 के लगभग हैं। 10,000 लगभग हैं। और सारे लोग जयप्रकाश जी के विचारधारा से जुड़े हुए हैं। और जहाँ तक मैं समझता हूँ कि आज़ादी के उन्होंने जयप्रकाश जी ने आज़ादी का ही नेतृत्व नहीं किया, उनके और सारे काम है। मैं थोड़ा सा बता दूँ, जब वो 1952 के आम चुनाव था, उसमें उन्होंने सब कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की तरफ से बहुत उम्मीदवार खड़ा किए थे। तो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी को सफलता मिली जरूर, लेकिन उतनी सफलता नहीं जितना जेपी चाहते थे। बाद में फिर पार्टी से थोड़ा क्षुब्ध हो गए, अलग हो गए, और उन्होंने एक रास्ता अपनाया। और जिसके कारण से लोहिया जी थोड़ा उनसे, लोहिया जी डॉक्टर अमन लोहिया उनके मित्र थे, उन्होंने कहा कि जेपी आप पार्टी मत छोड़िए। क्योंकि 1934 में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का निर्माण हुआ था अंजुमन इस्लामिया हॉल में 17 मई को, और उसमें आचार्य नरेंद्र उसके अध्यक्ष हुए थे। सेक्रेटरी जनरल जयप्रकाश नारायण थे। उसके अलावा डॉक्टर राम लोहिया, अच्युत प्रवर्धन, मीनू मसानी, अशोक मेहता, ये सारे बड़े लोग थे। जैसे को मैं बता दूं, कमला देवी चट्टोपाध्याय, संस्कृति के क्षेत्र में बहुत बड़ा काम है। दिल्ली का आप देखती होंगी जो नेशनल म्यूजियम है, कमला आपका जो इंडिया इंटरनेशनल उसकी फाउंडर रही, तो उन्होंने संस्कृति के ऊपर बहुत काम किया। उनके साथ अच्युत प्रवर्धन थे, जो कि मेयर थे, मुंबई के मेयर थे। आपके अरुणा सफली थी, देश की बड़ी क्रांतिकारी, उनको बाद में भारत रत्न मिला, आपको पता होगा। तो ये सारे लोग जयप्रकाश जी के बहुत ही मित्र सर्किल में थे और टीम में थे। और जयप्रकाश जी फिर वहीं नहीं रुके, उन्होंने भूदान में जब आए विनोबा भावे से प्रभावित होकर, तो भूदान में लाखों एकड़ जमीन मिली। ये भी बहुत बड़ी बात है। और भूदान में जहाँ पर ये कहा जाता है कि महाभारत इतना 1 इंच भूमि के लिए हो गया और उसमें लाखों एकड़ भूमि मिली, ये भी बहुत बड़ी सफलता थी। पोचमपल्ली गांव से चला आंदोलन पूरे भारत में फैल गया। और जयप्रकाश जी ने जीवन दान दिया बोधगया में, समन्वय आश्रम में। भारत के राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद भी थे, प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू भी थे, और आचार्य जे बी कृपलानी भी थे, उनकी पत्नी थी सुचित्रा कृपलानी, वो भी थी। सारे लोग थे, बहुत सारे लोग थे। उसमें जयप्रकाश जी जब जीवन दान देते हैं तो ये कहते हैं अपने जे बी कृपलानी साहब कि भाई अब इससे बड़ा दान तो जयप्रकाश जी तो जीवन दान दे दिए। किसी ने ग्राम दान किया, किसी ने गौ दान किया, किसी ने भूदान दिया, लेकिन उन्होंने जीवन दान दे दिया। तो इसलिए अब मेरे लिए क्या बचा रास्ता। बहुत उन्होंने एक दर्शन की बात थी।
तो जयप्रकाश जी दार्शनिक भी थे और बहुत सारी बातें करते थे। उसके बाद भूदान का आंदोलन जब हुआ, उसमें भूदान में उन्होंने संपूर्ण क्रांति की झलक देखी। फिर उन्होंने देश के लिए सवाल पर सारे सवालों पर बोलते रहे और उस पर रुके नहीं। उनके मित्र थे, जवाहरलाल नेहरू से 10 वर्ष बड़े थे, लोहिया जी उनसे 8 वर्ष छोटे थे। लोहिया जी को छोटे भाई मानते थे, जवाहरलाल नेहरू के बड़े भाई मानते थे। और उनका सबसे बड़ी बात थी, यहीं तक नहीं, आपको याद होगा जब नक्सलवादी आंदोलन हुआ, बिहार के जब उत्तराखंड में निवास कर रहे थे सुल्तान लाल बहुगुणा, जी आपने सुना, उन्हीं के यहाँ निवास कर रहे थे जयप्रकाश जी, प्रवास कर रहे थे। तब उनको खबर मिली कि किसी नक्सलाइट ने उनके दोस्त को किसी की हत्या कर दी। उससे बहुत व्यथित होकर जयप्रकाश जी मुजफ्फरपुर पहुँचे और वहाँ पर मार्क्सवादियों को और नक्सलाइट लोगों को प्रेरित किया कि भाई आप हथियार को रख दो। और नतीजा उनमें संवाद हुआ और नहीं बहुत लोग उनसे प्रभावित होकर उसको रास्ता, हिंसा का रास्ता छोड़ दिए। ये बहुत बड़ी बात। तीसरी बात जो 1973 की बात है कि जब दस्यू का चंबल में बहुत आतंक था, उस समय विनोबा भावे के पहले दौर में तहसीलदार सिंह और मान सिंह 2 प्रख्यात डाकू थे जिन्होंने आत्मसमर्पण किया था। उसका रास्ता देखकर जब डकैतों का ये हो रहा था, उन्मूलन किया जा रहा था, तो उन लोगों ने सोचा कि क्या रास्ता है, इसका क्या रास्ता है। तो प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी से बात, इंदिरा गांधी की तरफ से रास्ता नहीं मिला, तो उन लोगों ने कहा कि जयप्रकाश जी एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनके पास आप जाके बात कर सकते हैं, चूँकि जेपी इसके प्रति ये थे और सबके प्रति अपना रखते थे। तो माधो सिंह माहौर सिंह, आपने सुना होगा नाम, 1973 में बहुत बड़ा आत्मसमर्पण हुआ। प्रभावती जी उसमें ये थी, जिंदा थी, और उनके बंदूक उनके चरणों में रख दिया गया और उन्होंने कहा कि उसके बाद उन्होंने बंदूक नहीं उठाई और नतीजा चंबल में शांति आया। उसके पहले नागालैंड में जो बहुत बड़ा बवाल हुआ था, नागालैंड में जो आदिवासी और लोग थे, उन्होंने बहुत बड़ी क्रांति की, जिसको शांति के लिए इंदिरा गांधी ने उनको भेजा। उनका भी नागालैंड की शांति मिशन जयप्रकाश ने स्थापित किया, वो भी बहुत बड़ा काम था। उसके बाद फिर लोकतंत्र पर संकट आया जब पाकिस्तान और बांग्लादेश की लड़ाई हुई, तो उसमें इंदिरा गांधी जी ने बांग्लादेश के निर्माण में जयप्रकाश जी की बहुत बड़ा रोल रहा। उन्होंने अघोषित राजदूत बनाकर पूरे देश के बाहर जाकर उन्होंने अलख जगाया और भारत के पक्ष में माहौल बनाया। वो भी बहुत बड़ा काम था। सर, यहाँ मैं आपसे एक प्रश्न करती हूँ कि आप लोग जो अपने स्टडी सर्कल में, जो सेंटर में, जो अभी आज के डेट में जो बातचीत या कार्यक्रम जो भी आपके कैरिकुलम्स हैं, तो उसमें क्या स्पिरिचुअलिटी भी है? बिल्कुल। देखिए, स्पिरिचुअलिटी बिना कहीं कोई रास्ता नहीं है। चाहे वो गांधी हो, चाहे विवेकानंद हो या जयप्रकाश नारायण हो, सब लोग अध्यात्म प्रति आस्था रखते थे। यहाँ तक कि लोहिया जी के बारे में कहते हैं लोग समाजवाद के थे, इसमें दो राय नहीं है, लेकिन हर साल रामायण मेला लगाते थे। तो कहीं ना कहीं उनके अंदर अध्यात्म था, ललक थी, क्योंकि अध्यात्म एक ऐसा रास्ता है जो सब रास्ता वहीं से गुजरता है। तो अभी यंगर जनरेशन को आप क्या सिखा रहे हैं? मतलब लोग क्या आपके यहाँ बुजुर्ग लोग हैं या पूरे देश के यंगर जनरेशन? हमारे यहाँ युवा भी हैं और बुजुर्ग भी हैं और नौजवान लोग भी हैं। तो सबको जयप्रकाश जी का जो संदेश था, मैं आज के नौजवानों से ये कहता हूँ कि नए युग की जिन्हें तलाश, उनका साथी जयप्रकाश, और जेपी का अंतिम संदेश, युवक बचाए अपना देश, और जिस ओर जवानी चलती उस ओर जमाना चलता है। जयप्रकाश जी ने कहा था, जहाँ जहाँ जुल्मों का दौर, बोल जवानों अल्लाह बोल। ये उनका एक था, नारा था। और उनका ये भी उनकी सोच थी कि सच कहना अगर बगावत है तो समझो हम भी बागी। ये उनकी सोच थी। और उन्हें जब संपूर्ण क्रांति की लड़ाई हुई, संपूर्ण क्रांति की बाद की बात है, जब बिहार में छात्र, थोड़ा सा मैं बता दूं, पीछे को जाना चाहूँगा, कि जब जयप्रकाश जी सबसे पहले शुरू होता है आपका गुजरात का नवनिर्माण आंदोलन। 11 दिसंबर को जयप्रकाश जी इसी तरह प्रवास कर रहे थे महाराष्ट्र में, गांधी के आश्रम में। तब उन्होंने यूथ फॉर डेमोक्रेसी का आह्वान किया, लोकतंत्र के युवा। उनसे प्रेरित होकर गुजरात के छात्रों ने नवनिर्माण आंदोलन चलाया। क्या सवाल पर? तो मेस के सवाल पर, महंगाई के सवाल पर, भ्रष्टाचार के सवाल पर। उसमें चिमन भाई की सरकार थी, इंदिरा गांधी केंद्र में प्रधानमंत्री थी, और नतीजा हुआ कि मुराद देसाई उसमें आगे बढ़ के हिस्सा लिए और चिमन भाई की सरकार गिर गई। और वहीं से छात्रों की जीत हुई। और वो छात्र आंदोलन का बहुत बड़ा सबब बना कि बिहार के छात्रों ने कहा, गुजरात की जीत हमारी, अब बिहार की बारी।
और तब जाकर व्हीलर सीनेट हॉल में, पटना के में व्हीलर सीनेट हॉल है, वहाँ पर छात्रों की सभा हुई। उसमें अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, समाजवादी युवजन सभा, आपके सोशलिस्ट का युग था, संगठन कांग्रेस के, युवा संगठन कांग्रेस के लोग, लोक दल जो चौधरी चरण सिंह थी, और भी कई पार्टियाँ, उसमें कम्युनिस्ट, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट तक था, सीपीआई को छोड़कर बाकी सारे दल के लोग इकट्ठे, मैंने छात्र संगठन इकट्ठे हुए और वहाँ पर बिहार आंदोलन शुरू हुआ। यहाँ मैं आपसे एक नेशनल जनरल सेक्रेटरी होने के नाते आपको एक प्रश्न करती हूँ मैं। इतनी बड़ी संस्था है, इतने लोग, तो अभी आपका फोकस काम का किस पर है, कौन से विषय पर है? देखिए, फोकस तो मेरा ये है, जो सबसे पहले तो मैं जेपी की जो संपूर्ण क्रांति की बुनियादी विचार थे उनको मैं पूरे देश में लागू करने का काम करता हूँ। अच्छा, क्रांतिवादी और फिर शांतिवादी। हाँ, बिल्कुल। उन्होंने जो संपूर्ण क्रांति की परिभाषा दी थी, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, शैक्षणिक, आध्यात्मिक और नैतिक क्रांति की बात कही थी। आध्यात्मिक शब्द उन्होंने जोड़ा था, सांस्कृतिक क्रांति उन्होंने कहा था, 7 क्रांतियों की बात की थी। ये सबसे बड़ी बात है कि जो आज संसदीय जो चीज़ है उसमें समाहित है। अगर मैं समझता हूँ कि ये सारे 7 क्रांतियों का समावेश हो जाए तो भारत में कोई प्रॉब्लम नहीं, फिर कहीं दिक्कत नहीं। क्या क्या 7 सामाजिक में सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, शैक्षणिक, आध्यात्मिक और नैतिक क्रांति की बात जयप्रकाश ने की थी। उसमें आध्यात्मिक शब्द जोड़ा था। ये बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ी बात। तो मैं ऐसा समझता हूँ कि आज के युवाओं के लिए प्रेरक है। और फिर जब छात्र आंदोलन चला था, मैं आज जयप्रकाश जी की एक बहुत बड़ी खासियत थी कि वो दो आज़ादी के आंदोलन के महानायक रहे। एक आज़ादी के आंदोलन के नायक रहे, दूसरी जो छात्र आंदोलन हुआ जिसको बिहार आंदोलन कह लीजिए, बाद में जेपी आंदोलन के नाम से विख्यात हुआ, फिर वही संपूर्ण क्रांति आंदोलन का उसका नाम दिया गया। तो वो एक बड़ी रचना थी। और जयप्रकाश जी ने ये कहा था कि रचना और संघर्ष और शिक्षण तीनों का काम करना है। वो लोक शिक्षण की बातें करते थे, वो लोक अधिकार की बात करते थे। वो हमेशा, आज जो जन लोकपाल की बात जो बाद में अन्ना हजारे उठाई, उन्हीं का था। उन्होंने पीपुल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज की स्थापना की थी कि जो पब्लिक का जो अंदर से जो चीज़ है वो मजबूत हो भारत में। और उन्हें राइट टू रिकॉल की बात की थी। राइट टू रिकॉल जयप्रकाश जी के दिया हुआ, ये बहुत बड़ी बात। आज नहीं हुआ इसका, लेकिन आगे आने वाले समय में राइट टू रिकॉल पर भी चर्चा होगी, ऐसा मुझे विश्वास है। तो अभी हम एक आखिरी सवाल आपसे पूछ के हमारा जो आज का कार्यक्रम है मैं समाप्त करूंगी। सर, दुनिया अभी जिस दौर पर से चल रही है, जिस दौर से चल रही है, ये एकदम भयंकर एक दौर। अभी पहले जैसे विचार, पहले जैसे नैतिकता और पहले जैसे सोच विचार कुछ भी नहीं है, अब अलग है। तो अगर हम बोलते हैं कि अपनी स्त्री को पूजा करते थे या वो अपने देवी मानते थे, तो लोग हंसेंगे, लोग बोलेंगे दिस इज़ ऑल रबिश, वी डोंट, मतलब इसको हम मानते नहीं हैं। ऐसे दुनिया में, आज की इस दुनिया में आप क्या देखते हैं? आप क्या, इतने लोगों को लेकर आप मीटिंग करते हैं, इतने आप बड़े बड़े कार्यक्रम होते हैं, दिल्ली, मुंबई, सभी जगह से आप कितने बड़े बड़े लोग आते हैं, बिहार, तो क्या देखते हैं कि संभव हो पाएगा? ऐसे सब जो 7 उन्होंने पॉइंट्स रखी, तो वो क्रांति की जो 7 पॉइंट्स, तो वो सब सातों के सातों पॉइंट किसी में समाहित होगा? लोग ऐसे आएंगे? बिल्कुल 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 आशावान है। देखिए, जब तक हम आशा नहीं करेंगे तो काम बिल्कुल नहीं होगा। और मैं ऐसा मानता हूँ कि आज भी देश में इतने लोग हैं। मैं एडुकेशन पर, शिक्षा पर काम करता हूँ, कल्चर पर काम करता हूँ, इन्वायरमेंट पर काम करता हूँ, और जहाँ तक बातें, मैं एमएसएमई के लिए भी काम करता हूँ। आज के नौजवान, बेरोजगारों नौजवानों के लिए एक रास्ता एमएसएमई का रास्ता है, वो भी करता हूँ, क्योंकि आज के समय में आवश्यकता है। जब तक हम आर्थिक रूप से स्वावलंबी नहीं बनेंगे, महिलाओं के लिए काम करता हूँ, महिला सशक्तिकरण के लिए काम करता हूँ, क्योंकि आज की जो महिलाएं यदि सशक्तिकरण नहीं होगी और अपना स्वावलंबन नहीं होगा तो देश आगे कैसे बढ़ेगा। महिलाओं का विकास होना चाहिए, युवाओं का विकास होना चाहिए, जो हमारे किसान हैं, मजदूर हैं, उन लोग को भी आगे आना चाहिए। और खास करके जयप्रकाश जी ने एक चीज़ जरूर कहते थे, वो कहते थे हमेशा कि आगे के जो समाज के अंतिम पायदान के लोग हैं उनको आगे बढ़ाने का काम करना चाहिए। और ये जो सोशलिस्ट का विचारधारा था, उनका कहना था कि 100 से कम न 1000 से ज़्यादा, यही है समाजवाद का तकाजा। फिर वो कहते थे पद, पैसा, प्रचार, परिवार, यह सब जुड़े तो बेड़ा पर,
परिवार भी बहुत बड़ी जरूरी चीज़ है। पद मतलब क्या, मैंने सिर्फ सत्ता नहीं, पद ऐसा चीज़ है जो आदमी को जिम्मेवारी जगाता है, वो जिम्मेवार बनने को कहते थे। तो मैं ऐसा मानता हूँ कि इस तरह के आंदोलन की और इस तरह के व्यक्ति की आज देश में आवश्यकता है, जिन्होंने सारी चीज़ों को समझा, सांस्कृतिक क्रांति की बात की, आध्यात्मिक क्रांति की बात की, तो ये बहुत बड़ी बात है। अच्छा सर, अभी आप जस्ट रिसेंटली आप मुंबई गए और बहुत सारे बड़े बड़े आर्टिस्टों की फेलिसिटेशन किया, तो ये इस फेलिसिटेशन किस लिए, क्या उन्होंने क्या आप लोगों की संस्था के लिए कुछ करे, आपने कुछ करवाए उनसे? जी दरअसल मैं पिछले करीब 8 सालों से विभिन्न क्षेत्रों में जेपी अवार्ड के नाम से देता हूँ, जिसमें सामाजिक, साहित्य, कला, संस्कृति, फिल्म, रंगमंच और आपके स्वास्थ्य, ये सब क्षेत्रों में मैं देता हूँ। और उसमें जो अभी नहीं हमारे पास आए थे, मैंने मधुर भंडारकर को जो दिया सत्ता फिल्म के लिए, आपका सुभाष घई साहब को दिया, आपके अभी हाल फिलहाल अनूप जलोटा जी हमारे कार्यक्रम आ भी चुके हैं, और जितने यही नहीं और भी कई हस्तियां जुड़ी हुई हैं फिल्म से, जो जेपी के प्रति, विचारों के प्रति आस्था रखते हैं। और जयप्रकाश जी ने सबको अपने तरफ से झकझोड़ा है, ये बहुत बड़ी बात है। आज के समय में जेपी एक ऐसे नेता रहे जो सत्ता के निकट नहीं रहे, लेकिन सत्ता से दूर भी नहीं रहे, मतलब कहने तो उनके पास एक सोच थी, और सबसे बड़ी इतनी सारी संस्थाओं को जन्म दिया बिना कोई पद प्राप्त किए हुए। उन्होंने 100 संस्थाओं का निर्माण किया, जिसमें गांधीवादी संस्था में आपके गांधी स्मृति दर्शन समिति, गांधी शांति प्रतिष्ठान, गांधी विद्या संस्थान वाराणसी, आपका मुंगेर में है खादी ग्राम जमुई, इस तरह से बहुत सारी संस्थाएं जिनमें जयप्रकाश जी का देन है। ये बहुत बड़ी बात है कि चूंकि जब सारी संस्थाएं काम करती हैं, समाज के लिए काम करती हैं, युवाओं के लिए काम करती हैं, महिलाओं के लिए काम करती, ये एक बहुत बड़ा आदर अनुकरणीय है आज के समाज के लिए। किसी ने कह दिया कि लोग आज पद की ओर भागते हैं, जयप्रकाश जी को कहा गया कि आप जयप्रकाश जी असफल हो गए। तो जेपी ने एक जीवन में अपने जेल में, जब जेल में नजरबंद थे चंडीगढ़ जेल में, तो उन्हें कविता लिखी थी कि जीवन असफलताओं से भरा है, सफलताएं जब कभी आई निकट, मैंने दूर ठेला उन्हें निज मार्ग से, और सफलता और विफलता की परिभाषाएं भिन्न मेरी, वर्षों पूछो इतिहास से क्या नहीं बन सकता मैं प्रधानमंत्री क्या, लेकिन मेरे पथ कुछ अलग थे, पथ त्याग के, पथ सेवा के, पथ संघर्ष के, पथ संपूर्ण क्रांति के, और जग जिन्हें कहता विफलता थी शोध की मंजिलें। तो उनकी सोच कुछ अलग थी, वो युवाओं को प्रेरित करना चाहते थे, आगे बढ़ना चाहते। जब किसी ने कहा कि जेपी आप बुढ़भस हो गए, तो उन्होंने जवाब दिया, उन्होंने कहा कि जब युवा राहुल ने अपने अर्धांगिनी को छोड़ा था तब वृद्ध नहीं युवा थे, जब ईसा ने अपने मसीह ने किया तब भी वृद्ध नहीं युवा थे। उन्होंने एक उदाहरण दिया, तो वो बहुत बड़ी बात है। और आध्यात्मिक प्रति उनका बहुत ज़्यादा झुकाव रहा, इस कारण से जयप्रकाश जी की जो यात्रा रही बहुत ही अच्छी यात्रा रही सर, और लोगों के लिए प्रेरक। ये हम मानते हैं कि अगर त्याग नहीं हो, त्याग नहीं कोई कर सकता है, तो जीवन में आगे भी नहीं बढ़ सकते हैं। तो इतने सारे चीज़ों की त्याग करना, अपने जो पद को त्याग करना आज के दिन में ये बहुत बड़ी एक बात हो जाती है। लोग छोटे छोटे चीज़ के लिए इतने भाग दौड़ कर रहे हैं, मगर इतने बड़े बड़े संस्थाओं को बनाना और पद बड़े बड़े मिलते हुए भी उसको स्वीकार नहीं करना, ये बहुत बड़ी बात है। तो आज जयप्रकाश नारायण एक ऐसे एक हस्ती हैं, ऐसे एक नाम है जो हम लोग हिस्ट्री में तो बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं और बहुत जानकारी आपसे मिली। तो आज का कार्यक्रम हम यहीं पर समाप्त करते हैं। अभय जी, आपको बहुत बहुत शुक्रिया, आप आए और हम आपसे बहुत कुछ जानकारी भी आज लिया। आपका भी धन्यवाद, और खास करके प्रभा चैनल का भी धन्यवाद। थैंक यू। प्रभा को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और सबसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। थैंक यू सर।